सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रदीप पाल और आज के कक्षा में हम बात करेंगे कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो अध्याय को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है जब अपने देश के प्रति प्रेम भावना का जागना, अपने देश के प्रति प्रेम होना या अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाना, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, इसका मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का जागृत होना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से भारत के लोग बहुत परेशान हो चुके थे और अलग से ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर कर वसूल रही थी, उन पर लगान लगा रही थी। अलग अलग तरीके से भारत के लोगों को परेशान किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इन्हीं सबसे परेशान होकर लोगों में एक भावना जागी कि अब हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सहेंगे, अब हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। तो इस पाठ में, इस अध्याय में हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और ये चला था सन 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, पहले ये सवाल आता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो उसमें दो ग्रुप थे इसमें। पहला ग्रुप कौन सा था? जर्मनी का। एक तरफ थी जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों के बीच में हो रही थी घमासान लड़ाई, घमासान युद्ध। तो इसमें जीता कौन? लड़ाई हुई, और लड़ाई आप देख सकते हैं 4 साल तक लड़ाई चली। तो 4 सालों में सोचिए कि कितना नुकसान हुआ होगा जान का और माल का। जान अर्थात लोगों का और माल अर्थात पैसों का। तो देखिए, इसमें विजय हुई ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की। इस वाले दल की विजय हुई इसमें, और ये वाला दल हार गया। लेकिन इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात है जानने की कि इससे भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो देखिए, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव थे। जब युद्ध चल रहा था, आपको पता है जब युद्ध चल रहा होता है तो आवश्यकता होती है पैसों की, क्योंकि पैसों से ही जो युद्ध के लिए ज़रूरी सामान होता है, जितने भी लड़ाई करने वाले हथियार होते हैं और भी सेना का पेट भरने के लिए खाना होता है, ये सब बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ब्रिटिश की सरकार ने, देखिए ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश की सरकार ब्रिटेन में ही थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीयों पर जो कर लगता था उसमें कर दी वृद्धि। इसका मतलब जो कर लगा करता था भारतीयों पर, उसमें उस कर को बढ़ा दिया। दूसरा क्या हुआ, आयकर की शुरुआत कर दी। पहले आयकर नहीं लगता था। आयकर क्या होता है? आय मतलब किसी की तनख्वाह, किसी की सैलरी, जो आदमी कमाता है उसको बोलते हैं आय, और उस पर कर। उसकी जो भी तनख्वाह है, जो आदमी कमाता है उस पर कर लगा देना, इसी को बोलते हैं आयकर। ये पहले नहीं था, इसकी शुरुआत यहीं से कर दी गई। और ये दोनों चीज़ क्यों गई? क्योंकि रक्षा व्यय के कारण। ये बोलता है कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं युद्ध में, इसीलिए आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद युद्ध के नाम पर ब्रिटेन ने कर्जे लिए हुए थे, पैसा लिया हुआ था बाहर से भी। आगे बढ़ते हैं तो 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं की जो कीमत थी वो दोगुनी हो गई। दोगुनी तो होनी है। देखिए, जब करों में वृद्धि हो जाएगी और आयकर की शुरुआत लग जाएगी, तो जो लोग, जैसे अगर किसी का कारखाना चल रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, तो उसकी नौकरी करने वाले की तनख्वाह कम, और कारखाना जो चला रहा है उसका वो वो जितना कमाएगा उसका उतना ही % उसको कर जो देना पड़ेगा, और आयकर भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए 1913 से 1918 के बीच जो वस्तुएं थी उनका जो मूल्य था उसमें वृद्धि हो गई। उनकी जो मूल्य था उसमें लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई। जैसे अगर कोई चीज़ 5 रुपए की है तो वह चीज़ 10 रुपए की हो गई, 10 की है तो 20 रुपए की हो गई, दोगुनी हो गई। और क्या था, जो गांव के लोग, अच्छा गांव में क्या था, गांव में लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, आप सभी को पता ही है, और उस समय तो और ज़्यादा अच्छे हट्टे कट्टे रहा करते थे।
अपील। तो ब्रिटिश सरकार ने गांव में जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो वयस्क जो लोग थे, जो जवान लोग थे, उनको पकड़कर और ज़बरन अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे गांव वाले भी बहुत नाराज़ हो गए। अब देखिए, गांव वाले भी नाराज़ और शहर वाले भी नाराज़, तो इससे लोगों के बीच में बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए लोग ब्रिटिश सरकार की इन सारे कामों से। और दूसरी बात देखिए, अब आप प्रकृति का प्रकोप देखिए क्या हुआ। ये तो सारे ये 5 पॉइंट जो हैं ये तो हो गए हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव पड़े उसके। और इसके अलावा जो प्रकृति थी ये भी हमारे खिलाफ थी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1918 से 1919 और 1920 से लेकर 1921, इस दौरान क्या हुआ भारत में, इस दौरान भारत में बहुत सूखा पड़ा कई जगहों पर। और ऐसा सूखा पड़ा कि कोई भी फसल इन सालों में, इन 2 सालों में नहीं हुई, कोई भी फसल नहीं हुई। तो जब फसल नहीं होगी तो किसान खाएंगे क्या, या फिर जो और लोग हैं वे क्या खाएंगे, क्योंकि वो भी किसानों से ही खरीद के खाना खाते हैं। देखिए और क्या हुआ, फ्लू की बीमारी, उस समय एक बीमारी होती है फ्लू, ये फैल गई। और उसी दौरान क्या हुआ, जब जनगणना हुई 1921 में, तो जनगणना 1921 की जो हुई उसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। आप कल्पना कर सकते हैं, 120 से 130 लाख लोग मारे गए उस समय। तो देखिए, एक तो युद्ध के परिणाम और दूसरी तरफ जो प्रकृति है हमारी, वह भी हमारे खिलाफ थी। तो ऐसे में जो किसान हैं वे लोग अपना कर जो सरकार को देना होता है वो कैसे दें। तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी कि अब कैसे करेंगे आगे। तो देखिए क्या होता है, जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका में थे, वे भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सन 1906 में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ था, जो सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वह सत्याग्रह किसके लिए था, वह सत्याग्रह था वहाँ के रंग भेद नीति के खिलाफ। सही है। तो महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में भारत में आते हैं और भारत में उन्होंने देखा कि लोगों की जो किसान हैं और भी जो कारीगर लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, सभी की जो है हालत बहुत ही ख़राब है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में, इनको एक आइडिया आया कि भारत में भी सत्याग्रह आंदोलन चालू किया जाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है। तो भारत में सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया और महात्मा गांधी ने लगातार 3 आंदोलन किए सन 1917 और सन 1918 तक। देखिए सबसे पहला जो था सत्याग्रह आंदोलन, ये शुरू हुआ सन 1917 में चंपारण जगह से, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। तो क्या था, वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे वहाँ पर किसानों को बाध्य करते थे, उनको प्रेशर डालते थे कि तुम्हें नील की खेती करनी है। अच्छा, किसानों को क्या आपत्ति थी इसमें, किसानों को आपत्ति यह थी कि नील की खेती यदि किसी ज़मीन पर हो जाए तो वह ज़मीन खराब हो जाती है, उस ज़मीन पर कोई और फसल नहीं बो सकते, उस ज़मीन पर कोई और फसल हो नहीं सकती है। इसीलिए जो किसान थे वे लोग जो नील की खेती थी इसके लिए हमेशा पीछे हटते थे, मना करते थे। और क्या था, एक तो नील की खेती करने पर किसानों की ज़मीन खराब होती थी, और दूसरा जो अंग्रेज थे वो किसानों को बहुत कम पैसा दिया करते थे उसके बदले, नील की खेती के बदले। तो इन दोनों चीज़ों से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और यहाँ के लोगों को जीत दिलाई। इसका मतलब नील की खेती से यहाँ के लोगों को आज़ाद करवा दिया। इससे किसान लोग बहुत खुश हुए और सभी ने मिलकर महात्मा गांधी को बहुत प्रोत्साहन किया, बहुत उनकी सराहना की। महात्मा गांधी से बहुत खुश हुए वे लोग। आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति उन्हें और जगह मालूम पड़ी। सन 1917 में ही क्या हुआ, महात्मा गांधी को जाना पड़ा खेड़ा। ये कहाँ पर है, गुजरात में। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। तो गुजरात में क्या था, गुजरात में फसलें खराब हो गई थी, सारी फसलें खराब हो गई थी वहाँ पर। दूसरी बात क्या, वहाँ पर एक प्लेग की महामारी, एक प्लेग फैल गया था। आप देख रहे हैं, पहले प्राकृतिक कारण क्या था, पहले क्या हुआ था,
पहले फ्लू की बीमारी फैली, उसके बाद सन 1917 में प्लेग की महामारी फैली। इसलिए किसान क्या थे, अब देखिए एक तो बीमारी फैली हुई है प्लेग की, और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फसलें खराब हो गई हैं। जब फसलें खराब हो गई तो किसान कर कैसे अदा करेंगे अंग्रेज़ों के लिए। तो देखिए क्या हुआ, अंग्रेज़ तो कर मांगेंगे ही, किसान लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ से। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर आकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों को कर देने से मुक्त कर दिया। दूसरी बात हो गई, तो महात्मा गांधी के दोनों लगातार सफल आंदोलन हुए यहाँ पर, जिससे कि महात्मा गांधी का मनोबल, उनका आत्मबल बढ़ गया। फिर क्या हुआ हम देखते हैं, सन 1918 में अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर जो मिल के कर्मचारी थे, क्योंकि कपड़े बनाने का जो काम है वह ज़्यादातर कहाँ होता है, वह होता है अहमदाबाद में, गुजरात में। तो वहाँ के जो लोग थे जो काम करते थे मिल में, कपड़ों की मिल में, उनका वेतन बहुत कम था, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। तो और महंगाई बढ़ रही थी, हम देखते आ रहे हैं कर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और इससे क्या था, जो कर्मचारी लोग थे वे ये मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से, जो कारखाने के मालिक होते हैं और फाइनली ब्रिटिश सरकार से ही, कि हमारा जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए, हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए। कितना किया जाए, 50%। लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे, जो कारखाने के मालिक थे और ब्रिटिश सरकार जो थी, वो इस बात पर आगे नहीं आ रही थी। उन्होंने बोला कि हम आपको सिर्फ 20% मुआवजा देंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने इन लोगों की मदद की और 35% मुआवजा दिलवाया इन लोगों को। ये लोग भी खुश हो गए और कारखाने के मालिक भी खुश। अब देखते हैं अब हुआ क्या, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये कौन आ गया, जो कि बताओ 3 आंदोलन कर दिए इसने आते ही, ये कौन आदमी है। तो अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1919 में, देखिए तुरंत 1 साल बाद ही 1918 तक ये हुआ, सन 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया। अभी रॉलेट एक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यह जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट, ये किसके द्वारा पारित हुआ था, यानी किसके द्वारा पास किया गया था। तो ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका इंग्लिश में ही नाम है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश में ही ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये क्या थी, ये क्या था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय भारत की पार्लियामेंट थी। क्या थी, भारत की पार्लियामेंट थी। तो उसने इसको पास किया, इस कानून को, इस एक्ट को, और इस एक्ट को बहुत जल्दी से पास किया गया। और क्या हुआ, इसमें क्या था, इसमें यह था कि यदि भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाया गया तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो कोई राजनीतिक दल से हो या फिर कोई आम आदमी हो, कोई किसान हो, कुछ कोई भी हो। उसको अगर क्रांतिकारी गतिविधियां करते हुए पाया गया तो उसको उठाकर सीधा जेल में डाल देंगे 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। और इसके लिए जिसको जेल में डाला गया है वह आदमी ब्रिटिश सरकार से या जो पुलिस है उससे सवाल नहीं कर सकता कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम, अच्छा इसी कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून, ब्लैक लॉ का भी नाम दिया। क्यों, क्योंकि यह भारतीयों के लिए एक बहुत ही खराब कानून था, इसीलिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो चर्चा की वह थी भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 है कक्षा 10 का, उसकी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।